What exactly is the reason behind what happened a few days back, Venezuela में जो हुआ? The first important reason of attacking or abducting this president is to carry out a regime change. Because without that, it won't be possible to control Venezuela. Point number one. Point number two is US डॉलर पिछले एक साल में 9% गिरा है, जो ट्रम्प के लिए बहुत एक कंट्री जो अपने आप को पीस मेकर बताती है, ऑन दी अदर हैंड वो उसी सिचुएशन के अंदर एक वॉर मेकर भी बन के सामने आई, तो उसके पीछे नो रिटेलिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? We are slowly going towards the Cold War period now. Oil is one issue. Then Venezuela is rich in lithium, and Trump, whatever he is doing it in the right way for the benefit of his country. But फिर भी उन्हीं के देश के लोग उनके अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं? सद्दाम हुसैन के साथ भी वही हुआ. सारी जगह आपने किया ये. Because you have to understand that once you are president of the United States, you are only bothered on the result. Now Arctic Ocean is becoming the next theater of war. Trump has realized this कि unless I take over Greenland, I will not be able to dominate the Arctic Ocean. कल बांग्लादेश का एयर चीफ तो पाकिस्तान में है और वो दे आर मैन्युफैक्चरिंग F-17. अगर इंडिया ये बोल दे यूएस को कि हम तुम्हारे सैंक्शंस को नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता, या तुम हमें कोई बात बोल रहे हो हम नहीं करते उसको, तो आपका जेट इंजन रोक देगा. बहुत सारी जगह आपकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, सारे रोक देगा. जब आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं दूसरों के ऊपर, तो आप शेयर नहीं बन सकते. Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. Thank you very much, Dhruv, for calling me here. सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना आज के समय में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है. कुछ दिन पहले एक ऐसे सिचुएशन में थे हम लोग जहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि यूएस आया और उसने वॉर रुकवा दी. फिर हमने अखबारों में पढ़ा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब, आई विल यूज़ द वर्ड साहब हियर, उन्होंने पीस मेकिंग और पीस कीपिंग के लिए अपने आप को खुद शाबाशी दी और कहा कि मैं वो इंसान हूँ जिसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अमन और शांति चाहता हूँ. चाहे वो यूक्रेन की सिचुएशन हो, चाहे वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हुए पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन हो, चाहे वो बांग्लादेश की सिचुएशन हो. बट अभी जो देखा जा रहा है वेनेजुएला में जो हुआ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं गहराई में जानना चाहता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न बिहाइंड व्हाट हैपेंड अ फ्यू डेज बैक. ओके, तो ये वेनेजुएला की जो सिचुएशन है, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. अगर इसको थोड़ा हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं और अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब 1.0 था, जब ट्रम्प 1.0 का दौर था, तो 2017 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मोर और लेस डिसाइड कर लिया था अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला. और क्योंकि ये मदुरो जो है ये 2013 से है प्रेसिडेंट जी, और इसके पहले भी जो था इसका प्रेसिडेंट, जी, he also had a similar policy towards the United States. तो मनरो डॉक्ट्रिन अगर आप देखें, बिकॉज मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रिलेट करना चाहता हूँ सो दैट हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर है हो जाए. एक है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका ने निकाली लास्ट मंथ जी, और जो मनरो डॉक्ट्रिन 2.0 की बात हो रही है, अब उसका नाम चेंज करके डनरो डॉक्ट्रिन कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे. उस डॉक्ट्रिन में बहुत साफ है अमेरिका कि द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज अ नो गो फॉर अमेरिका इन केस कोई भी लैटिन अमेरिकन कंट्री जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, अगर आप इसका मैप भी देखें वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा that most of the countries are anti-US today. ब्राज़ील को देख लो आप, क्यूबा को देख लो,
कोलंबिया को देख लो, मेक्सिको को देख लो, आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स। राइट। तो that becomes very, very difficult for the national security of America, because आपके अगर बैकयार्ड में ही अगर देश ऐसे हैं जो आपके दुश्मन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको कम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और मैं इसको दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप पढ़ेंगे, उसमें चाइना हैज़ बिन सिंगल्ड आउट राइट एज द मेन एडवर्सरी, एंड अमेरिका इन ईयर्स टू कम हैज़ टू सी दैट चाइना को या चाइना की लिमिट को कैसे कम किया जाए। सो the first important reason of attacking or abducting this president is to carry out a regime change, because they want to establish their own person in Venezuela, because without that it won't be possible to control Venezuela. Point number one. Point number two is to send a signal, a strategic signal to the other Latin American countries के you watch out, you may be the next. ये शुरुआत है, इसके बाद तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, तो तुम बच के रहो। हाँ, इसीलिए आप कोलंबिया की भी स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट भी बोल रहा है कि हम लड़ेंगे। आप क्यूबा की स्टेटमेंट भी देख लीजिए, वो भी बोल रहे हैं हम लड़ेंगे अमेरिका से अगर हमारे साथ ये करेगा। वो एक अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, बट वो लड़ नहीं पाएंगे अगर अमेरिका एक सिमिलर एक्शन करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो स्ट्रैटेजिक मैसेज इनको मिल गया है, अब ये सारे लाइन पे आने वाले। तो वेनेजुला का फर्स्ट रीज़न था एक्सपैंडिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन वेनेजुला। चाइना ने $100 बिलियन अपने लगाए हैं फॉर बिल्डिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑयल पोर्ट्स इन वेनेजुला। इन वेनेजुला, बिकॉज वेनेजुला देखिए, आप उसकी कैपेसिटी देखिए। वेनेजुला हैज सो मच ऑफ ऑयल रिजर्व्स, 330 बिलियन बैरल्स इज द कैपेसिटी ओवरऑल। यस, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज इवन हायर देन सऊदी अरेबिया। पर आप वेनेजुला का अगर एक्सपोर्ट्स देखें, इट इज 1/10 ऑफ सऊदी अरेबिया। Though it has got capacity to make oil, but because of poor infrastructure है वहाँ पे, poor infrastructure है वहाँ पे, वो ऑयल बना नहीं पा रहे। तो पुराने जो इसको प्रेसिडेंट थे, इससे एक्चुअली पहले अब मदरो, सारी अमेरिकन कंपनीज को वेनेजुला से बाहर कर दिया था, एक्सेप्ट वन कंपनी, शेवरॉन। शेवरॉन ऑयल कंपनी इज स्टिल इन अमेरिका। बट अमेरिका को उस टाइप का सपोर्ट है, उस टाइप का ऑयल वेनेजुला से नहीं मिल रहा था, और ज़्यादातर चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और चाइनीज़ युआन में हो रहा था ये। सो दैट वाज हर्टिंग अमेरिका और भी ज़्यादा। कि देखिए, आप डॉलर की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अमेरिका के साथ बैठे, जुड़े हुए बॉर्डर है जो 70 किलोमीटर का तो कोस्ट है, और उसके बाद अमेरिका आपका शुरू हो जाता है। तो यूएस डॉलर पिछले 1 साल में 9% गिरा है जी। सो दैट वाज अ वार्निंग, जो ट्रम्प के लिए बहुत एक वार्निंग साइन था, और इसीलिए चाइना इज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज के सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद हजबुल्ला ने अपना बेस यहाँ बना लिया, एंड ईरान के साथ हाँ। सो दिस इज a fact which is not known to many people. हजबुल्ला ने अपना बेस अपने यहाँ बनाया, क्योंकि ईरान हजबुल्ला को $400 मिलियन का बजट हर एक साल देता है, और जो मार्गरीटा एक यहाँ पे मार्गरीटा आइलैंड है,
वहाँ पे हजबुल्ला का बेस है और वो इनके कैपिटल से काराकास से ज़्यादा दूर नहीं है। 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हजबुल्ला के इन वेनेजुला और ड्रोन जो ऑपरेशनल ड्रोन्स हैं ईरान के, जो आपके ड्रोन्स हैं इस शायद 136, वो ड्रोन्स भी आज वेनेजुला की आर्मी के पास है। तीसरा फैक्टर है रशिया। पूरा रशिया आर्म्स, चाइना तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा आपका चाइना का लगा हुआ है। यहाँ पे HQ-9 रडार वगैरह जो हमने सिंदूर में देखे वो यहाँ लगे हुए थे। रशिया का S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इनके एयरपोर्ट्स में, इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स में लगा हुआ है। और रशिया के जनरल्स have been appointed as military advisors to Venezuela. They were very closely working because वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट था वो चाहता था कि, उसको पता था अमेरिका से थ्रेट है, तो वो चाहता था कि मेरा एयर डिफेंस अच्छा हो, मेरी फौज अच्छी हो, उसको नेवी अच्छी हो। तो उसने रशिया और चाइना से मदद ली और अपनी फोर्स को स्ट्रांग किया। और वो दूसरी बात है कि जिस तरीके का अटैक अमेरिका ने किया है वो भी एक कहानी है कि उनकी फौज ने इसको रिटेलिएट क्यों नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी सीक्रेट है। हाँ, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस पीपल आर कंफ्यूज्ड। ये एक कंट्री जो अपने आप को पीस मेकर बताती है, राइट, ऑन द अदर हैंड वो उसी सिचुएशन के अंदर एक वॉर मेकर भी बन के सामने आई। एंड they did not kidnap him, they literally abducted him, picked him up and his wife, बिल्कुल वो एक तरीके से मतलब उठा के ले आए हैं। तो उसके पीछे नो रिटेलिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन है कि ये स्टाइल हुआ है, मोसाद का इसमें फुटप्रिंट है। एंड इफ यू रिमेंबर 3 दिन पहले, ये स्ट्राइक के 3 दिन पहले नेतन्याहू was with President Trump. Okay. So please connect these dots because these dots are important. जब हम geopolitics की बात करते हैं तो every incident or every event has a contributing factor. Right. तो नेतन्याहू आते हैं, पूरा फाइनल प्लान डिस्कस होता है और उसमें मोसाद का जो चीफ भी आता है और मोसाद ने जो ईरान में किया जी, इसको घर में बैठे अपने साइंटिस्ट को मारा। इसको कैसे मारा? बिकॉज दिस एंटायर गेम वॉज प्लेड बहुत महीने पहले। जो इसका प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो इसका मदुरो का, वो एक फिल्म सेट की तरह बनाया गया अमेरिका में। there was a replication of there was a replica of this entire complex। आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश है जो इतनी डिटेल प्लानिंग एक्चुअली कर सकता है? क्या आप इसको उम्मीद रख सकते हैं भारत इस टाइप की प्लानिंग करता होगा? ये वो वाली बात हो गई कि बिल्कुल एक हाइस्ट प्लान की गई, राइट, अ रेप्लिका ऑफ द एंटायर रेजिडेंस ऑफ मोड्रो वाज क्रिएटेड। मतलब ये तो मतलब वाओ, दिस इज कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग। दिमाग को बिल्कुल याद आने वाली बात हो गई सर कि इट वाज प्री प्लान्ड लाइक अ हाइस्ट। उसको और इसका रीजन बताऊं क्यों? बिकॉज ट्रम्प कुड नॉट फेल हियर। बिकॉज अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता तो अमेरिका की जो इमेज, वर्ल्ड इमेज खत्म हो जाती और जो उसकी स्टैंडिंग है उसके लोगों के सामने खत्म हो जाती। सो ही कुड नॉट टेक अ चांस, इट हैड टू बी अ सक्सेस। और इसीलिए उसने इतनी तैयारी करी। अदरवाइज एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इतनी आदमी इसको तैयारी नहीं कर। ओसामा बिन लादेन को तो उसको उठाया था इसी तरीके से, तो उठाया था। तो जब आपको एक प्रेसिडेंट को उठाना है या ओसामा बिन लादेन को उठाना है, तो आपके जो अंदर का जो उसका जो सेटअप है ना, उसको आपको खरीदना पड़ेगा।
या आपको सपोर्ट चाहिए होगी उन लोगों की जो उसको गार्ड कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान मिलिट्री को बताया कि हम, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको अपने बेस पे रखे हुआ था पाकिस्तान आर्मी ने, और उसकी प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान आर्मी कर रही थी। जब पाकिस्तान आर्मी को ही खरीद लिया आपने, अब ओसामा बिन लादेन की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो इसलिए इट वाज अ केक वॉक। सेम इफ यू अप्लाई हियर, देखो मैं इसको टेम्पलेट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बोथ ऑपरेशंस वेर कैरिड आउट बाय द यूएस आर्मी, एंड इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है ये काफी सिमिलर है। बिकॉज फौज में हम इसको ऑपरेशन को जब एनालाइज करते हैं, देन वी ट्राई टू एक्चुअली फाइंड आउट दैट ये एक्सपर्टीज अमेरिका के पास तो थी पहले से। तो जब अब खाली हथियार ही बदली हुए, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई तो बेटर आपके पास हथियार है। राइट। तो जब सारे लोग, उसकी फौज के जनरल्स को भी आपने खरीद लिया, इस तरीके का आपने एक एक्शन किया, और आपने मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ, उनके एक्चुअली कुछ 20 लोग मारे इन लोगों ने, 20-22 लोग मारे होंगे, बिकॉज ये एग्जैक्ट फिगर्स आपको कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं होंगी। राइट। तो ये मान के चलो, इसको कई जगह बोलते हैं 36 मारे, इसको कई जगह बोलते हैं 20-22 मारे। लेट्स कीप इट 20। हाँ, मतलब इसमें नंबर्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टिल बी सम पीपल हु विल बी लॉयल। देखिए, यू कांट बाय एवरीबॉडी ना। नहीं, इन सच अ सिचुएशन सर कैजुअलिटीज कैलकुलेट करी भी नहीं जा सकती, क्योंकि कितने मरे कितने नहीं मरे, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो इस सिचुएशन को, इट इज सिमिलर टू व्हाट मुल्ला मुनीर सेड फ्यू डेज बैक, वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। उन्होंने कोट किया था कि अगर हम बोलने पे आए तो हम तो इन लोगों के लिए बहुत सारे गलत काम बहुत सालों से कर रहे हैं। ऐसे ही वेनेजुएला के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीछे से इनकी सारी की सारी सिचुएशन वहां पे बता रहे हो, क्योंकि एज यू सेड जब इतनी हाई लेवल पे प्रिपरेशन थी तो अंदर तो बहुत लोग बैठे होंगे ना ऑलरेडी। बिल्कुल। तो पूरी जानकारी देखिए, इसने ना मदुरो ने एक अपने पैलेस के अंदर एक वॉल्ट बनाया था, एंड इट वाज अ अंडरग्राउंड वॉल्ट, एंड इट हैड स्टील वॉल्स, एंड यू नो इट वाज, कोई भी स्ट्राइक अगर बॉम्ब भी होता तो इट वाज ब्लास्ट प्रूफ। सी द प्लानिंग, दे एंश्योर्ड कि ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज ये अगर घुस जाता वहां पे तो ऑफ कोर्स वो अपने साथ अपने इक्विपमेंट लेके आए थे, जो शेयर्स लेके आए थे स्टील के, जो आपके लेजर जो है डेजिग्नेटेड थे कि जिसको वो उसको कर पाते, बट इट वुड हैव एक्चुअली प्रोलॉन्ग द ऑपरेशन। दिस एक्चुअल ऑपरेशन इनसाइड वाज ओनली 32 मिनट्स, एंड द एंटायर ऑपरेशन वाज 2 आवर्स। 2 घंटे में आपने पूरे कंट्री को हिला दिया। और आपने कैसे किया? पहले आपने उनके मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक किया, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करी, बिकॉज जब आपने उनकी मिलिट्री बेसिस पे और उनके एयर बेसिस पे और उनके रडार्स पे और उनके आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, आर्मी यूनिट्स के ऊपर अटैक किया, तो सारी जो फौज की टेंशन उस तरफ चलेगी। और फिर जब आपके रडार्स भी न्यूट्रलाइज हो गए और जब आपको साइबर अटैक भी हुआ, इसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी वहां की, वहां अंधेरा कर दिया। हाँ, शट डाउन हो गया था पूरा। इसको मॉर्निंग 2 बजे आपने अटैक किया, तो जो सब अंधेरा हो गया वहां पे। फिर आपने अपने हेलीकॉप्टर्स लेके आया, और वो भी लो फ्लाइंग, बिल्कुल स्किमिंग टू द अर्थ, अपने हेलीकॉप्टर्स लेके आए और रूफटॉप पे लैंड किया, बिकॉज ये सारी आपको पता था कहाँ लैंड करना है। हाँ, उसको रूफटॉप पे लैंड किया और 30 मिनट के अंदर उसको ले गए आप। वो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी, अगर आपने देखी ओशंस 11 करके एक मूवी थी, उसमें हाइस्ट करते हैं तो उससे पहले पूरा का पूरा बिल्कुल रॉबरी प्लान करके पूरा सिमिलर सेटअप बना के उसको प्लान करता है। आई थिंक सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट एवरीथिंग वाज सो प्लान्ड कि गलती होने की चांसेस 0.01%
बिल्कुल से भी कम थी। हम धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं सर यहाँ पे, यहाँ तो धुरंधर 2.0 एक्चुअल में कर दिया है यूएस ने एब्सोल्युटली वेनेजुएला के खिलाफ। यस बट हर जगह पे कुछ भी जब होता है उसके पीछे एक जवाब होता है, और यूएस का जवाब है कि दिस इज नार्को टेररिज्म, जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। दैट्स अ नैरेटिव। सी यूएस नहीं बोल सकता दैट आई वाज थ्रेटन्ड बाय चाइना, तो बोले तुम इसको कैसे अपने सुपर पावर जो थ्रेटन हो गए चाइना से। यूएस को अपने लोगों को बताना था। सी ट्रम्प हैड टू टेल हिज पीपल, एंड इफ यू गो बैक, जब ट्रम्प का जो इलेक्शन रैलीज हुआ था, ये उसने बताया था दैट आई विल कम अगेंस्ट हेविली अगेंस्ट द ड्रग माफिया। तो अब वो ये अपनी पॉपुलेशन को भी एक्चुअली बता रहा है, देखो मैंने क्या किया। ये जो फेंटेनिल है जो आ रही थी अमेरिका में, राइट, चाइना से आ रही है और फिर इसको कॉन्ड्यूट से यहाँ पे आती है, इसको रोकने के लिए मैंने अटैक किया। और 2020 में ट्रंप ने इसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक इसके नाम भी एक इनाम भी लगा रखा था इसके अगेंस्ट केस, अराउंड $50 million तो केस इसके अगेंस्ट फाइल था पहले से ही। तो ट्रंप ने बोला कि ये जो केस इसके अगेंस्ट है फाइल, आई विल इंश्योर कि मैं इसको आई विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस, बिकॉज ये एक आदमी है और इसकी पूरी फैमिली, आप जानते हैं कि मदरो के फैमिली के 14 मेंबर्स हैं और ये सारे इसकी गवर्नमेंट में फैले हुए हैं। दे आर ऑल अपॉइंटेड इन वेरी वेरी सीनियर पोजीशन, मेनी ऑफ देम आर मिनिस्टर्स in the Venezuela government. So he is practically controlling everything, and he's a dictator. Everybody knows that, sir. And his wife was very actively involved in this drug mafia. और उसके वाइफ को भी इसलिए पकड़ के ले गए। बट सर ये बात तो हमेशा से ही कही जाती है, जैसे आपने फेंटेनिल की बात करी, राइट? फेंटेनिल कम्स फ्रॉम चाइना, एज यू सेड, राइट? इट्स अ केमिकल ड्रग। बट हमेशा ही वेनेजुएला का नाम आता है तो कोकेन इज वन थिंग दैट हैज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अमेरिका। बट आप कह रहे हो कि इट इज नॉट द कोकेन इशू, it is the fentanyl issue that comes from China, lands in Venezuela, and is because fentanyl is 1/10 the cost of cocaine, and it gives you a better boost once you take it. तो इसीलिए ये जो आपकी सिंथेटिक ड्रग्स हैं आज ये ज़्यादा जो पॉपुलर हो गई है, बिकॉज पहले तो दे आर ईजी टू मैन्युफैक्चर, आप इसको आराम से बना सकते हैं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, एंड इसको डिज़ायर्ड इफेक्ट, इसको तीनों चीज़ें आपको दे रही है। तो इसका फेंटेनिल, और फिर इसको लोग भी इसको ले रहे हैं। अब मैं ट्रम्प को एक काउंटर क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ कि भाई आप एक सुपर पावर हो, आपके पास इतनी शक्तिशाली आर्मी है, आपके बॉर्डर्स में आप इसको यूँ अंदर कैसे आने देते हो? फिर इसका मतलब है कि आपके देश के अंदर भी लोग हैं जो इस माफिया के एक हिस्सा हैं, और मैं अभी चाहूँगा ये चीज़ सामने आए कि आपने क्या एक्शन लिया अपने माफिया के साथ। आपने बाहर वाले को तो पकड़ लिया है, आपने उसको तो सूली पे चढ़ा दिया। अब उसको अभी जैसे जनरल नोरेगा को पकड़ा था इन लोगों ने, है ना? वो उसको 45 साल की सज़ा दे रखी है, वो जेल में है वो, है ना? वो पनामा का जो प्रेसिडेंट था। और आपने हाल ही में होंडुरास का जो आपका प्रेसिडेंट था उसको जो पकड़ा था, आपने उसको भी 45 साल की जेल दी थी, पर आपने 1 साल पहले उसको पार्डन क्यों दिया? Why did you give him pardon? योर पॉलिसी अगर आपकी ड्रग्स की थी
और इतना था कि आप ड्रग्स के पीछे, नार्को टेररिज्म के पीछे जा रहे हो, देन होंडुरास वाले को क्यों छोड़ दिया आपने भी? सो दीज आर सर्चिंग क्वेश्चंस एंड साफ है कि एक नैरेटिव है, जैसे ये आपने मेरे से पूछा कि ये नार्को टेररिज्म, ये दिस इज ओनली अ नैरेटिव। कोलंबिया नहीं कर रहा, सही बात है, मैक्सिको नहीं कर रहा, क्यूबा नहीं कर रहा, ये सारे कर रहे हैं। दे आर बिगर सप्लायर्स। देन व्हाई वेनेजुला? बिकॉज सर सब तेल, दो चीजें, सब तेल की कहानी है अल्टीमेटली। एक तो चाइना का हो गया, राइट, दूसरा अब आपका 380 ट्रिलियन आपका डेट चल रहा है आपकी इकोनॉमी का, आप उसको रिसेरेक्ट कैसे करोगे? और अभी आज की न्यूज़ है कि पूरा तेल शिप से वेनेजुला से ऑलरेडी उसको बता दी है, जो इसका एनर्जी का जो सेक्रेटरी है, जो ही हैज बीन टास्क्ड बाय ट्रम्प दैट द एंटायर ऑयल जो वेनेजुला में इट हैज टू बी मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स से ही उसका सेल होगा। तो और जो इसको ताश रोकने के वाला भी पत्ते कोई हैं, नहीं है। वो जो ताश के पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। सर एक पुरानी कहावत है ना हमारे में, बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, राइट? सिमिलर सिचुएशन है। मुड्रो वाज सिटिंग, उसके बैठे बैठे वो सब लोगों को, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, खरीद लिया गया, राइट? उनको अपने कंट्रोल में लिया गया, पूरी की पूरी एक रिप्रेजेंटेशन बनाई गई, एक कहते हैं ना कि एक रिसर्च पेपर की तरह लिखा गया कि ये सब कुछ ऐसे 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 होगा। व्हेन द राइट टाइम कम्स there will be 2 hours where the stopwatch will tick and things will happen. उठा लेंगे, abduct कर लेंगे, कहानी वहीं खत्म कर देंगे, and the people who are sitting will be the people who are pro US. You see, इसको यूक्रेन में क्या किया 2014 में, इसको ज़ेलेंस्की को जब लेके आया ये उससे एक्चुअली पहले एक प्रो रशिया वाला बैठा हुआ था वहाँ पे, राइट? तो इसने यूक्रेन में रिजाइम चेंज करवाया। बांग्लादेश में इसने क्या किया, इसको मोहम्मद यूनुस को लेके आया, है ना, उसको शेख हसीना को हाँ तो करा दिया। तो इस पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान को जेल में डलवा दिया, और एक बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेके आया, टोटली कंट्रोल्ड बाय जनरल मुनीर। यस, और जनरल मुनीर इज प्रो अमेरिका। यस, एंड जो सेंट्रल जो कमांड का जो इनका हेड था, जनरल करेरा ऐसे कुछ नाम है उसका, ही was very very close to General Munir, and he arranged a meeting between Trump and Munir. He was the facilitator. जो आज हम पाकिस्तान में एक वो देख रहे हैं कि US is tilting towards Pakistan. It is because of the military connection of the US and Pakistan, because पाकिस्तान की जो आर्मी है और US की आर्मी है वो इतने अफगानिस्तान के दिनों से बहुत ही क्लोज रहे। Your politicians keep on changing, sure, but the chiefs और ये आप मुनीर ले लो, बाजवा ले लो, किसी को भी ले लो, इनके बहुत आलीशान प्रॉपर्टीज हैं US में और UK में। हाँ बिल्कुल सर है। हाँ, सर इतने ओपनली बोल रहे हैं दैट वी हैव बीन डूइंग ऑल द बैड वर्क फॉर दीज पीपल फॉर सो लॉन्ग, तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। एंड सर बहुत सारे लोगों को, मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी ये बात बोलना चाहूँगा, इट इज़ ओपन इन न्यूज़, हर जगह पे ये चीज़ आती है सामने, बट लोग इसको कई बार अनदेखा और अनसुना कर देते हैं। Absolutely. जो भी मीटिंग्स होती हैं दो कंट्रीज के हेड्स के बीच में, जैसे आपने कहा कि देयर आर मीडिएटर्स, एंड दीज मीडिएटर्स ये बहुत पैसे लेते हैं। जब ये भी कितना ओपनली बोला गया था कि जब इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू हैव सम टर्म्स, दे वांटेड टू डिस्कस समथिंग विद द यूएस गवर्नमेंट, जब ये ओपी सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे मुल्ला मुनीर को, इन लोगों को तो दावतों पे बुलाया जा रहा था, और हमारे लोग मुलाकात भी नहीं कर पा रहे थे, इवन आफ्टर पेइंग अ वेरी हेवी अमाउंट।
Yeah. to the US mediators, right? तो ये सारी कहानी तो सर मीडिएटर्स की ही है, और वो लोग जिसकी ज्यादा, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस. बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज ऑल द गेम ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट. आप नेपाल में आपने बोला कि आपका जेनजी आपका प्रोटेस्ट हुआ, ये सब यू नो अमेरिकन डीप स्टेट इज बिहाइंड ऑल दिस. It's all the funded propaganda. Yeah, and the aim is to divert all India's resources towards problems with the neighbors. है ना, हम लोग इसको बोलते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन हो गए खराब, और नेपाल के साथ. इट्स नॉट दैट, ये जानबूझ के फेल की जा रही है, बिकॉज यू आर नॉट टोइंग द लाइन ऑफ अमेरिका. यू कंटिन्यू टू टिल्ट टूवर्ड्स रशिया. रशियन ऑयल भी आप ले रहे हो. आपको ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले धमकी दोबारा दे दी है, मैं और आपके ऊपर टैरिफ्स लगाऊंगा. सो यू सी दिस, देयर इज अ लार्जर गेम टू दिस. चलिए, तो एक तरीके से ना मोनोपोली क्रिएट करने वाली बात है कि आई एम द किंग, आई हैव द पावर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरे खिलाफ जाओगे, राइट? मतलब अगेन मोनोपोलीज आर डिक्टेटरशिप वाली वही अप्रोच हो गई कि वेनेजुएला, हु आर यू, यू डोंट गिव मी, नो तुम मुझे तेल नहीं दोगे, तुम मेरे साथ यू सी अल्टीमेटली काम क्या नहीं हो रहा करोगे? है कि ये वी आर स्लोली गोइंग टुवर्ड्स द कोल्ड वॉर पीरियड नाउ. जो एक कोल्ड वॉर होता था जब आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 2 के बाद, देन यू हैड दिस टिल 1980s 80s. we had this cold war. We talk के आज there is a multipolar world. ये seminars में, summits में ये discuss होता है. But I personally feel we are slowly moving towards a unipolar world. And the United States is trying to emerge as a big brother everywhere, which possibly पिछले 4-5 साल में हमको ऐसे लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की पावर कम होती जा रही है. अब ट्रंप के आने से एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हुई है दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज स्लोली रिगेनिंग इट्स ओल्ड स्टेटस. जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स नीचे जाएगा, वहाँ पे द स्ट्रैटेजी इज समथिंग एल्स. यस, एंड माइट इज राइट. हाँ, सही बात है. मतलब अगर हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इंडिया ने भी उस सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर वी वर एट अ पॉइंट जहाँ पे हम ओपनली अटैक कर सकते थे, वहाँ पे सीज फायर किया. ऑन द अदर हैंड अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हम कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शंस नहीं ले पा रहे, जबकि हमें दिख रहा है कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी है, राइट, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है. ऑन द अदर साइड यूक्रेन, रशिया, राइट, दे आर ओपनली सपोर्टिंग द यूक्रेन साइड. तो yes, it is coming as a big brother to a lot of. You see, ultimately क्या है, अब भारत की भी बात करें, अगर हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लेके आए, इफ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी, देन आपका जो इंटेंट है वो आप उसको एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे. लाइफ में भी आप देख लीजिए, अपने इसको लाइफ में अगर एक डे टू डे लाइफ में भी, एक कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप देख लीजिए कि अगर उस कॉरपोरेट में दम नहीं है, इट विल नॉट बी एबल टू influence events in the country. Like today we talk about Reliance, we talk about Adani, Ambani and all. So why we talk of them? Because they have capability. And that is why people may criticize कि भाई ये Modi is doing because Modi knows कि ये लोग कर सकते हैं. किसको टास्क देगा वो? सही बात है. जो उसको फेल करेगा? नहीं. जो उसके आइडियाज को आगे लेके और उसको
एक कंप्लीशन स्टेज में लेके आएगा। एंड दैट इज वाई आप अपनी कंपनी में भी उसी एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये वो काम अपना करके दिखाएगा। इट्स अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर यहाँ पे एक सवाल बहुत दिमाग में मेरे आ रहा है बार बार वेनेजुएला वाली सिचुएशन के अंदर, कि अगर ट्रम्प जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि हम जिस कन्वर्सेशन में है वहाँ पे तो यही समझ में आ रहा है दैट वट एवर ही इज डूइंग इट इन द राइट वे फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज कंट्री। एब्सोल्युटली राइट। आगे सामने क्या हो रहा है विल डिस्कस इट, बट फिर भी उन्हीं के देश के लोग उनके अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सी, ये एक सवाल इसलिए है बिकॉज दिस सवाल गेट्स इनटू द realm of ethics and morality। ये इसका ये मतलब है कि जो देश अगर आपकी कहने पे नहीं चलेगा, क्या आप उस देश के इस तरीके से उसके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ जाएंगे? बट ये तो सर शुरू से होता है ना, 20 साल ईरान इराक। यस, इट हैज सबने हैपनिंग। देखा है। उसको सद्दाम हुसैन के साथ भी वही हुआ। ओसामा बिन लादेन को भी इन्होंने इस तरीके से ही इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लिबिया में क्या हुआ? लिबिया में यही हुआ 2011 में। आपने चिली में क्या किया 2013 में, तो और आपने सीरिया में क्या किया, तो सारी जगह आपने किया ये। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट once you are president of the United States, you are only bothered on the result. The process is not important to you. चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे कोई वो बाइडेन प्रोसेस हो, आप चाहे वो उसको ओबामा लो, हो। बट हमको रिजल्ट चाहिए। बिकॉज इफ यू नो एज commanding officer of the Indian Army, when I was there, to a large extent, in a warlike situation, we followed this principle. A process is not important, result is important. I think that's what the monarchs were doing ना सर। Yes. जब बिल्कुल, monarchs का सिस्टम भी तो यही था ना, बिल्कुल कि डिवाइड एंड रूल करो, ब्रदरहुड दिखा के लोग दूसरे क्या बंदे को बोलेंगे, लूट लो। इसको लोग क्या सोचेंगे। हम एक्चुअली भारत में ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में, बिकॉज हमारा कोई भी डिसीजन होता है हम सोचते हैं यार ये ऑपोजिशन वाले क्या करेंगे, ये कोई हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। अब फार्म लॉस का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जी। इसको फार्म लॉस को वापस क्यों लिया गया? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर, बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस व्हिच वेयर टू हैपन इन यूपी एंड अदर स्टेट्स। सो वी आर नॉट, जब हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन, बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। वो कुछ भी करेगा, वो अपना रिजल्ट, ही नोज दैट ही विल बी एबल टू गेट दैट रिजल्ट। और हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अब एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट आपकी पार्टी की ना हो, डबल इंजन सरकार जैसे बोलते हैं, तो जो उतना ही आपको चैलेंज है कि अपनी पॉलिसीज को वहां पे इंप्लीमेंट करना। जीएसटीज में आपकी इतने डिफरेंसेस हुए थे, और अभी भी एसआईआर जो आपने पॉलिसी निकाली है अब इसको वोटर्स की, उसमें जो कई स्टेट्स आर सेइंग दैट नो इसको वी डोंट एग्री विद दैट, और बीजेपी के स्टेट्स हैं वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस फ्रैगमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ सिस्टम वी हैव। सर कहीं ना कहीं वेनेजुएला वाली सिचुएशन को ना हाइड्रोकार्बन कंट्रोल का भी एक टर्म यूज किया बीच में। सी, बिकॉज वाई, oil is one issue. Oil is one thing. Then Venezuela is rich in lithium and rare earth elements. तो और जो सी बेड है, एंड स्पेशली ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं, बिकॉज
यूएस ने अभी कुछ द टाइम नेक्स्ट पहले टारगेट इज गोइंग टू बी ग्रीनलैंड. वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का इशू बहुत है, बिकॉज थ्रू द सी एंड यू नो गैस इज देयर एंड you know so many things are there. कह रहा अभी इसी कन्वर्सेशन में कितनी सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं And सर. why you know Greenland is important here, because ये इसको आप इसको वेनेजुला से भी कनेक्ट करो, because today due to the earth warming, ग्लोबल warming, जो आर्कटिक ओशन है वो एक्सेसिबल हो गया है. चाइना की अगर पिछले 3 साल में अगर आप चाइना की मूवमेंट देखें आर्कटिक ओशन में, रशिया अपनी जो नॉर्दर्न फ्लीट है रशिया की आर्कटिक ओशन में, जो कोला बे है वहां पे, इसको जहां पे इसको रशिया की नॉर्दर्न फ्लीट है और उसको रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लगाई हुई है वहां पे. एंड फ्रॉम लोकेशन ऑफ कोला बे टू अलास्का, which is in America, that is the shortest distance where Russia can strike America anytime. So now अमेरिका का भी एक मिलिट्री और एक स्पेस स्टेशन है ग्रीनलैंड में, और अमेरिका ने उसको और ऑगमेंट किया. तो अभी अमेरिका इज ऑल्सो फीलिंग थ्रेटन्ड कि भाई अब तो ये जो नॉर्दर्न सी रूट है वो ओपन हो चुका है. चाइना इज कमिंग, इंडिया इज ऑल्सो कमिंग देयर. यस, इस प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया को इनवाइट किया टू कम टू आर्कटिक ओशन एंड डू योर एक्सप्लोरेशन एंड डू योर रिसर्च एंड एवरीथिंग देयर. सो नाउ आर्कटिक ओशन इज बिकमिंग द नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर, एंड ट्रम्प हैज realized this कि unless I take over Greenland, I will not be able to dominate the Arctic Ocean, because ये मैं चाइना और रशिया का जो अभी जो इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ रहा है, अब मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा. और इसलिए डेनमार्क हो गया, आपका ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, all these are all of a sudden have become very very important strategic areas. मैं आपकी बात सुन के ना मेरे को वो स्पीच याद आ गई डोनाल्ड ट्रम्प की, वेयर ही सेड वी विल मेक कनाडा द नेक्स्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. Canada is on the Arctic Ocean. Yes, it is. So then you see that. So Canada को बना नहीं सका because it is not possible for him to do it, because there is opposition there and Prime Minister has made it very very clear that nothing doing. We will not you accept, but ग्रीनलैंड में तो कर सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो और डेनमार्क का जो अरेंजमेंट है आपस में, डेनमार्क इज ओनली लुकिंग आफ्टर द डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रीनलैंड. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज फ्रॉम इट्स ओन इंटरनल पीपल एंड और जो इंटरनल गवर्नमेंट. डेनमार्क को ये अभी ट्रम्प ग्रीनलैंड को बोल रहा है कि वी विल गिव यू प्रोटेक्शन. डेनमार्क इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर एनिमीज. सो नाउ ही इज वांटिंग अ रेफरेंडम इन ग्रीनलैंड. इसको लोगों से पूछो, उसको वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं या डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं. ही इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट सिचुएशन. सर, आई थिंक सर इट इज नॉट जस्ट Donald Trump in this entire situation. मुझे जो समझ में आ रही है बात, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि it is the policy making, the system, and it is all pre-planned how to become one of the most powerful nations in the world. नहीं, I agree. कि अगर मैं ये बोलूँ ना सिर्फ कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प is planning everything that is happening. मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है पिछले 10-15 साल से, और आने वाले 5-10 साल का प्लान इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है. जो भी आएगा अगर वो अग्री करेगा इस सिस्टम से, इस प्लान से, दैट्स अ गुड थिंग. जैसे बाइडन डिड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा कम भी कर दिए थे, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें लिफ्ट भी कर दी थी. बट व्हेन ट्रम्प केम बैक द सिचुएशन वाज बैक टू स्क्वायर वन. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. Biden made America very weak. और ये जो
डेट्स हो रहे हैं अमेरिका के ऊपर और जो अमेरिका की पोजीशनिंग है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बाइडेन ने जो उसको गिराया है और इसीलिए वो इलेक्शन हारा है। बिकॉज ट्रम्प ने यही चीज़ अपने इलेक्शन स्पीचेस में बताई है कि आई वॉन्ट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रू। एंड एक अमेरिका फर्स्ट का भी अगर आप उसमें पढ़ें जो इसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है और जो डनरो डॉक्ट्रिन है अभी जी। तो उसमें अमेरिका फर्स्ट, तो ये अमेरिका को फर्स्ट कैसे करेगा? बाय टेकिंग ओवर, बाय टेकिंग ओवर ऑल द रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। बिकॉज आज चाइना इज द ओनली कंट्री, रशिया स्पेंट फोर्स, लेट मी टेल यू दैट। इसको रशिया के पास दम नहीं है। 4 साल की लड़ाई के बाद आपने रशियन इकोनॉमी को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। वो इतना ताकतवर नहीं रहा जिस हिसाब से वो अमेरिका को टेक ऑन करे। और वो अभी यूक्रेन की लड़ाई को रोकना चाहता है, उसके लिए अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। सो ही डजंट वांट टू एंटागोनाइज अमेरिका, और इसीलिए वो इस झगड़े में पड़ेगा नहीं। चाइना कभी नहीं पड़ता किसी झगड़े में, बिकॉज चाइना डजंट वांट टू फाइट अ वॉर, बिकॉज 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी। वो तो सर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं ना डे बाय डे। चाइना बिलीव्स इन अ 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी। साइकोलॉजिकल वॉर करो, लीगल वॉर करो कि भाई इसको दिखाओ कि भाई नो इसको लीगल है ये जो हम कर रहे हैं, और तीसरा है आपका सोशल मीडिया या आपका इंफॉर्मेशन वॉर। इंफॉर्मेशन ऐसी निकालो, ऐसी ऐसी चीज़ें इसको डोमेन में डालो जिससे लोगों को लगे कि भाई अगर चाइना से पंगा लोगे तो आपकी हार निश्चित है। ये बनिए वाली सिचुएशन है सर चाइना की। धंधे वाले हैं, दे आर वेरी प्रो बिजनेस, राइट। दे नो हाउ टू बिल्ड देयर इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड करी, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बिल्ड किया। आज वो लोग ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लोग यूएस के साथ काम करना नहीं चाहते, चाइना के साथ काम करना चाहते, क्योंकि वो टाइमली डिलीवरी देते हैं। लोग जर्मन्स के साथ एक पॉइंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना, कई जगहों पे वो डील्स जो होती हैं उसमें वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द मनी दे गो विद चाइना, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग थिंग्स एट द चीपर प्राइस, राइट। अब आप इसको देख लो, JF-17 देख लो जो अभी इसको लिबिया को दिया है, और कल बांग्लादेश का एयर चीफ पाकिस्तान में है, कल से, और वो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है। देखो, तो हमारा तेजस तो टेक ऑफ हुआ नहीं है, और इनका जो जॉइंट वेंचर है जो चाइना और पाकिस्तान ने बनाया, इनकी फैक्ट्री है वहां पे। इसको दे आर मैन्युफैक्चरिंग JF-17। तेजस हमारा निकल नहीं पा रहा, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, अगर हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करें ना, तो जो ये इंटरनेशनल वॉरफेयर की सिचुएशन है उसमें जिस तरीके से इन्होंने नरेटिव को भी कंट्रोल किया है, वो भी बहुत एक स्ट्रैटेजिकल वर्क था। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वॉरफेयर की बात नहीं करते, वहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नरेटिव कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम इसको 1-2 शब्दों में अगर इसको समअप करें तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। पाकिस्तान का जो ISPR है, DGISPR, जो आपने इसको सिंदूर में भी देखा, जल चौधरी और ये सारे लोग जो लगे हुए हैं, they have worked on this for the last 20 years. They have perfected it. Right. पाकिस्तान क्या करता है, अभी मैं एक डॉन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था एड, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। DGISPR ने एड निकाली है फॉर यंग यूट्यूबर्स टू जॉइन देम, सो दे डू देयर प्रोपेगेंडा थ्रू young people like you who are part of the government, and they will fund you everything. They will give you the money. They will, because young people will appeal to the young people. Agree. जो आपके फॉलोअर्स जो हैं, जो आपके जेन जी फॉलोअर्स होंगे सारे,
and they'll be in lakhs and lakhs and lakhs. So जो प्रोपेगेंडा वो निकालना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होगा. राइट. हमारे यहाँ पे एवरीथिंग गोज थ्रू फॉर्मल चैनल्स और इनके यहाँ पे इनफॉर्मल चैनल्स भी चलते हैं. सर यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, अब जो हुआ वेनेजुएला में, यहाँ से एक डर का माहौल तो क्रिएट होता है, क्योंकि यूएस सबको पता है कि इट इज़ अ सुपर पावर समवेयर. अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें एक कंट्री बिना यूएन अप्रूवल्स के किसी दूसरी सोवरेन नेशन पर अटैक कर सकता है. यू सी, जब आपकी कोई भी सॉवरेनिटी को चोट पहुंचाता है, इफ एक मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि कल अगर इस पाकिस्तान ने एक पहलगाम किया, हमारे ऊपर हमला किया और हमने जो है ना उसका आज काफ़ी जो एक उसका नतीजा निकाला कि ये पाकिस्तान ने किया और हमने अटैक किया, तो हमने इसको यूएन को पूछ के थोड़ी किया था अटैक. हाँ, नहीं, आई एग्री. सो दीज आर द international laws. When there is a provocation of this kind, when your sovereignty has been violated by any nation, you have the right to defend yourself. So when you have a right to defend yourself, तो आपको यूएन से तो पूछने की जरूरत नहीं है. तो वेनेजुएला के केस में वेनेजुएला ने क्या किया कि आपने उसके प्रेसिडेंट को उठाया? एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो इन इंटरनेशनल लॉ this is not valid. Sir, Jeffrey Sachs, he just addressed the UN yesterday. He made the same statement. सर यही तो बहुत बड़ा सवाल है ना. अभी आज यूएस ने जो किया, इज इट जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड. कल को यही सेम सिचुएशन अगर इंडिया ये बोल दे यूएस को कि हम तुम्हारे सैंक्शंस को नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता, या तुम हमें कोई बात बोल रहे हो हम नहीं करते उसको, तो आपका जेट इंजन रोक देगा वो. आपका तेजाज का आपका जो ड्रीम है वो कभी नहीं आपकी पूरी होगी. बहुत सारी जगह आपकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग है जो सारे रोक देगा आपके. तो ये तो सर कंट्रोल हो गया. जो वेपन सिस्टम आपको दिए हैं, आपको अपैचीज दिए हैं, आपको C-130 दिए हैं, आपको अभी आप उनसे और ले रहे हैं, उन वेपन सिस्टम्स का स्पेयर सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट रोक देगा. अब देखो F-16 का क्या हो रहा था पाकिस्तान में. F-16 वेयर मोर देन 30% ऑफ देयर F-16 वेयर ग्राउंडेड. स्पेयर्स नहीं थे और सब मिल रहा है अभी. पहले मिल नहीं रहा था क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं थे. उसको डिले कर रहा था अमेरिका, उसको बाइडेन डिले करे जा रहा था. बट जैसे ही इमरान खान निकला और उसने अमेरिका को अपोज कर रहा था, इमरान खान जैसे इमरान खान निकला सब कुछ पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया. सो बात यही आ जाती है दैट जब आपकी डिपेंडेंसीज होती है दूसरों के ऊपर तो आप शेर नहीं बन सकते, आप दहाड़ नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी करेंगे. बिकॉज वही एक क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी का. मैं आई एम नॉट अ डिप्लोमैट, आई एम नॉट अ फॉरेन ऑफिस गाय, मैं तो फौजी हूं और मैं दो टूक बोलना चाहता हूं इस चीज़ के ऊपर कि जिस पॉलिसी को आप फॉलो नहीं कर सकते उस पॉलिसी को आप प्रोपेगेट क्यों करते हो. सो एंड एक्चुअली उससे क्या होगा, यू आर वीकनिंग अ नेशन. और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सीज फायर का. जी, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं 50 बार बोला हुआ कि मैंने सीज फायर रखवा. आपको एक बार ही बोलना था हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारी मदद करी है.
the whole matter would have been sorted out in just 2 minutes. This is important. इसको आप इसको रिफ्लेक्ट करो जो मैं आज बोल रहा हूँ. हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप Just कहना चाह रहे reflect हो, this. आप अड़े रहे नहीं, हम तो शेर हैं, हमको कोई नहीं बोल सकता रोकने के लिए. तो आपने क्यों रोका 4 दिन के बाद? पाकिस्तान के बोलने पे रोका. आपने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमने पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और हमने बोला ठीक है. डू यू अग्री दैट इंडिया में भी काफी सारे जो एक्शंस लिए जाते हैं वो यूएस कंट्रोल से होते हैं? They have their दे हैव देयर. the systems available to influence a large number of our actions. दैट्स अ बिग स्टेटमेंट आई विल से. और अगर आप उसमें कोई रिसर्चर्स को लगाए ना, कोई 2-3 अच्छे लड़के लड़कियों को लगाए कि भाई इसके ऊपर रिसर्च करके बताओ, देन यू विल गेट सम वेरी शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स. एंड शॉकिंग लाइक Shocking like how your foreign policy was tilting towards the US in the last 15-20 years. पोखरन के बाद जो हमारे रिलेशंस थे यूएस के, तो हमने उसको कैसे सुधारा? बिकॉज यू मेड एन ओवररीच टू द यूएस. आज जितने भी आपके मेन एनजीओज हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं आपके रिसर्चर्स को. जितने भी मेजर आपके थिंक टैंक्स हैं हमारे देश में, दे फंडेड बाय द यूएस. स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ इंडियन सिटीजन is being modulated on the strategic thought of the United States. Most of our army generals only give examples of US warfare strategy. Why? Can't we make our own strategy? बना तो सकते हैं सर. तो US का जो थिएटराइजेशन है, क्या हमारे कंट्री को थिएटराइजेशन की जरूरत है? बिकॉज थिएटराइजेशन क्यों किया जाता है मुझे बताइए. व्हेन यू वांट टू प्रोजेक्ट योर कॉम्बैट पावर बियॉन्ड योर शोर्स, राइट. व्हेन यू don't have the capability to project your combat power beyond its shores, you don't have those resources to keep it, because Air Force is actually against this theaterization. क्यों बोलता है Air Force कि हमारे पास वैसे ही लिमिटेड फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, और अगर हम इनको बांट देंगे इधर राइट लेफ्ट चल के, तो हमारे पास वो एक पंच जो हमारे पास जो हमको चाहिए पंच, इसको दैट विल गो अवे. बहुत सारे सवाल उठते हैं सर इस कन्वर्सेशन में. सोचने वाली बात है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट समवेयर हैज सर्टेन कंट्रोल. मुझे लगता है कि वो हम हाइपोथेटिकली बातें करते हैं, तो मुझे लगता है ये कंट्रोल भी हाइपोथेटिकल होता जा रहा है, जहाँ पे बिग ग्लोबल पावर्स लाइक रशिया, चाइना, यूएस अपने आप ही एक्शन ले रहे हैं, किसी से पूछ तो रहे नहीं. फिर यूएन का क्या रोल रह गया? क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज देयर टू कंट्रोल थिंग्स, टू मेक श्योर कि ऐसी एक्शंस ना लिए जाएं, ऐसी चीज़ें ना हों जिससे कि वॉरफेयर बढ़े, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आए. आई हैव अ बिग क्वेश्चन फॉर यू हियर. क्या हम एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो ये हमको कितने समय में दिखेगा कि हाँ इट इज देयर? आपका जो अभी इस वर्ल्ड वॉर 3 का सवाल है, इससे पहले मैं थोड़ा यूएन का पर्सपेक्टिव क्रिएट करना चाहता हूँ. राइट. यूनाइटेड नेशंस हैज अ वेरी बिग चार्टर.
और एक उसका चार्टर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल प्रिवेंशन एंड पीस मेकिंग, पीस एनफोर्समेंट एंड पीस कीपिंग, 3 चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व। अच्छा, उसमें largely dependent is the resolution which is passed by the Security Council. Right. The Security Council itself is outdated in its concept. You can't have a veto power. Right. Because if you have a veto power, अगर आपके 4 countries फेवर में है और एक आपके फेवर में नहीं है, तो वो आपका रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। इसका मतलब कि मेजॉरिटी होते हुए ये आपका रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा। सो दैट इज द पॉइंट। सेकेंड इज 1945 में जब आपका यूएन आया था और जब उसकी जो 1947 ऑनवर्ड ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपने अडॉप्ट की है, उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस वर ग्रेट पावर्स। राइट। माई क्वेश्चन ऑन योर प्रोग्राम इज, डू Great Britain and France today qualify to be part of the Security Council? रशिया, चाइना और यूएसए तो आपको इज ए गिवन, छोड़ दो उनको, वो तो है ही। आज ग्रेट ब्रिटेन, जब हम वर्ल्ड टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करते हैं, फ्रांस कहाँ है मुझे बताइए। सही कह रहे हो सर आप। सो विद रियलिटी, विद टाइम, UN also has to adapt itself. तो इसको पहला चीज तो मैंने ये बता। दूसरा, जो उसका चार्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही नहीं है। आपकी जो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, आपका WHO है, आपका यूनिसेफ है, बहुत सारे एरियाज में आपका सस्टेनेबिलिटी का जो आपका मुद्दा है, आपका क्लाइमेट चेंज का, UN इज वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। इट इज। सो don't think that UN is a redundant organization. As far as conflicts, yes. As far as Security Council, yes. But there are other charters also which the UN is doing very well. But sir, एक बात बताओ, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ही काम की नहीं है, राइट, तो अगर वर्ल्ड पीस ही नहीं होगा, हर जगह वॉर होगा, तो क्या करेगा इंसान? आप क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंट्रोल, इन सब चीज़ों की कहाँ बात करेंगे? कहाँ हम डेवलपमेंट की बात करेंगे? कहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे? माई पॉइंट हियर इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन अगर वो वॉर ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा? तो अगर सब अपने हिसाब से चलेंगे, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन विच आई पर्सनली फील कि इस सवाल का कोई मायने ही नहीं है। आई वांटेड टू आस्क यू, अगर कोई सिटिंग हेड ऑफ स्टेट टारगेट या डिटेन किया जाता है, उस सिचुएशन के अंदर लीगल और डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? yes, अगर यहाँ पे सिचुएशन ये है, इसको वेरी राइट, बिकॉज इसको यहाँ पे आपका सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, एंड इट इज रिक्वायर्ड द डे यू से दैट ओके वीटो पावर इज विड्रॉन, वी विल डिसाइड ऑन मेजॉरिटी। No, everything gets settled. Because in Security Council, all 5 permanent members, 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 आपके रोटेशन से बनते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, all should have the equal power. तो और जब आपके धड़ बटे हुए हैं आज, जब यूएसए कोई भी रशिया का प्रपोजल नहीं पास करवाएगा, कोई भी चाइना का नहीं करवाएगा, चाइना वही करेगा यूएसए के साथ, तो वो देश क्या करेगा फिर? यूएसए क्या करेगा? हेल विद द यूएन, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। हु इज रशिया टू स्टॉप माई प्रपोजल? हु इज चाइना टू स्टॉप माई प्रपोजल? बात ईगो की आ जाएगी। और इसीलिए आपने देखा कि आपका यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, बट यूएन रिफॉर्म्स, ये जो आपके सुपर पावर्स हैं, दे आर नॉट अलाउइंग द यूएन रिफॉर्म्स टू टेक प्लेस। सर, ये मैं बहुत बिलो द बेल्ट वाली बात करने वाला हूँ।
right? But it is a direct target to the US and the policies and the system and even United Nation. क्या आपको लगता है जिस तरीके से यूएस चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, राइट, वहाँ पे क्या यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस को भी इंटरनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तभी यूनाइटेड नेशंस उसके अगेंस्ट ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है? ओके, हु इज फंडिंग द यूनाइटेड नेशंस टुडे? पैसा कहां से आता है यूएस, इसको रन करने के लिए? मेजॉरिटी पैसा कहां से आता है? इसको यूएस से आता है। अग्री। तो जब मैं आपका जो, अगर मैं आपको जो पैसे दे रहा हूं, तो आप किसकी सुनेंगे? सर यही तो बहुत बड़ा सवाल है। यही तो सवाल मैंने है। बोला ना कि आई एम हिटिंग बिलो द बेल्ट हियर, तो बिकॉज यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल में पास एनी स्टेटमेंट ऑन गजा और एनीथिंग लाइक दैट, डज इट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिका? डू यू थिंक यूएन in 2025 is a joke? It's a joke. It has become a joke because the way the superpowers are running it. It's not otherwise. 193 countries are members. So, reality is in front of us के यूक्रेन की लड़ाई को उसको रुकवा नहीं सके, 4 साल हो गए। गजा की लड़ाई को नहीं रुकवा सके, सीरिया में लड़ाई हुई, और कल अगर ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई होती उसको भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट आपका वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन है ना, प्लीज ट्राई टू एनालाइज दैट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आपका क्यों हुआ था, और फिर ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। व्हेन वन कंट्री has large expansionist tendencies like Hitler had. True. And he wanted to invade all others. Then the NATO came into being. इसको NATO क्यों बना? Warsaw Pact क्यों बना? Right. वो इसलिए बना बिकॉज एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था। NATO has a concept of collective security. तो अगर जो उसका आर्टिकल 5 है, वो बोलता है कि अगर एक देश के अगेंस्ट आपका अटैक होगा, देन इट इज अटैक अगेंस्ट द 22 कंट्रीज ऑफ नेटो। 32 कंट्री आपके साथ अटैक करेंगे। तो नेटो का कॉन्सेप्ट इसलिए बना, और इसीलिए रशिया ने कभी ये जुर्रत नहीं की कि कोई भी नेटो कंट्री पोलैंड के ऊपर भी अटैक करे। सो द वर्ल्ड वॉर विल नेवर टेक प्लेस because of collective security. So now a bigger question I will ask you. You know, why does not India also get into this kind of alliance of collective security, especially with regard to China? Because why I'm saying is, ये एक larger question है. I'll be shot down by many people. What I'm saying. Yeah. एक मैं आउट ऑफ द बॉक्स में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। चाइना के साथ लड़ाई बहुत इमिनेंट है, आज नहीं तो 3 साल बाद लड़ाई आपकी होके रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से चाइना तैयारी कर रहा है, आई एम नॉट एक्चुअली सेइंग अदरवाइज। चाइना का बॉर्डर में देखो, एवरीबडी नोज द प्रिपरेशन, एवरीबडी नोज, एंड वी विल, इसको लड़ाई होगी स्पेस की, माउंटेन की लड़ाई नहीं होगी। लेट मी टेल यू दैट, अगर आप सोचते हो कि आपके जो फोर्सेज हैं वहां पे उनके फोर्सेज हैं वो ठीक है, वो पैरिटी है, स्पेस की होगी, साइबर की होगी, टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी। जब आपके सिस्टम से खत्म हो जाएंगे, आपके सिस्टम से आपकी ट्रेन नहीं चल पाएगी, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे, यू सी योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ विल बी फिनिश्ड। तो एक कंट्री में क्योस हो जाएगा, आपकी सैलरी बैंक में आती है और आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको देश में आपका क्या गुस्सा हो, क्या चीज होगी कि भाई क्या इसको गवर्नमेंट हमको मरवा रही है। सो
China is going to work on your mind. And who will come to your aid then? Nobody. USA will not come to your aid. Russia will not come to your aid because Russia और China तो अभी इसको इसको लाइफ लॉन्ग बोलते हैं कि इसको नेवर एंडिंग your partnership is there. Everlasting partnership. Who is going to help you? So, a rethink is required of do we have to build an alliance with a particular superpower till such time we gain strength. So that is also a point. आज आप जर्मनी को देख लो, पोलैंड को देख लो, रोमानिया को देख लो, ये सारी जो कंट्रीज है इनके पास दम नहीं है रशिया को फेस करने का. They don't have the kind of military and the army, and the UN is actually funding the NATO most of the time. जो इसको यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है नेटो का, इसीलिए तो ट्रम्प एक्चुअली बोलता है दैट आई वांट टू स्टॉप, दैट आई वांट यू टू बिल्ड योर ओन फौज. ट्रम्प इज ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स. अब वो बोलता है तुम अपनी लड़ाई अपना खुद लड़ो, हम क्यों लड़े तुम्हारे लिए. सही बात है, अग्री. तो ट्रम्प का थॉट ये हो सकता है नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मे नॉट थिंक दैट वे, मे बी, है ना. सो वी नेवर नो. हाँ, तो टाइम विल टेल. वो दो बातें सर वहीं आ गई ना कि ऐसा भी हो सकता है इट इज जस्ट ट्रम्प्स माइंडसेट, राइट, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द यूएस पॉलिसी मेकिंग एंड सिस्टम्स, राइट. हो सकता है कि ये सारा प्लान ही इस तरीके से चल रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हमें ओवरऑल टेक ओवर कैसे करना है और हम अपनी पावर हमेशा के लिए कैसे बना के रख पाए. हो सकता है इट इज ऑल प्री प्लान्ड. सी difficult to come to that conclusion as of now. It is not. I am not concluding it. We can just throw a red herring like that कि भाई ये इसको डेमोक्रेट्स भी यही सोचते हैं जो इसको रिपब्लिकन सोचते हैं, बट एक्चुअली ग्राउंड पे सिचुएशन हमेशा डिफरेंट ही होती है. Do you see the risk of this conflict expanding beyond Venezuela? और ये कितनी जल्दी होने वाला है? We know कि ये expand करेगा, right? बट कितनी जल्दी और इसकी पेस किस तरीके से नजर आ रही है? बियॉन्ड वेनेजुला मच विल हैपन, एंड द फर्स्ट थिंग ट्रम्प ने इंडिकेट कर दिया ग्रीनलैंड तो वो लेके रहेगा. सो ही विल एंश्योर एज फार एज द डनरो डॉक्टर इज कंसर्न, in the next 2 years I visualize the entire Latin America will become pro-America, because उसके पास ऑल्टरनेटिव ट्रम्प उसको देगा ही नहीं, रास्ता ही नहीं बचेगा, रास्ता ही नहीं बचेगा. वो सारे सैंक्शन लगा देगा, सारे कंटेनर्स बंद कर देगा, भूखे मारेगा लोगों को, और फिर उसको लोग रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और फिर वो उस रिवोल्ट को फंड करेगा. ये वो वाली बात होगी सर, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, आगे नॉर्थ अमेरिका पीछे साउथ अमेरिका, जाना आपको उसको वहीं से है, पनामा कनाल्स के थ्रू जाना है आपको, ऑप्शन ही नहीं है. हाँ, तो जब आपकी बंद हो जाएगी, आपके सप्लाई चेन रूट्स बंद हो जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे मुझे बताइए. अग्री कर रहा हूँ सर. मतलब ये तो वो वाला सिचुएशन है कि अगर हम कॉमन पब्लिक पर्सपेक्टिव को देखें तो हर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि यूक्रेन हो गया, गाजा हो गया, ताइवान हो गया, वेनेजुएला एक तरफ से स्ट्रैटेजिकली कंप्लीटली ना कहीं लिंक्ड नजर आ रहे हैं. इट इज द सिमिलर सिचुएशन वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और वेनेजुएला से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पावर को शो किया है, ठीक है, वो एक साफ इंडिकेशन दे दिया है, यू मेस विद मी, यू प्ले विद मी, मैं अगर भूखा हूं तो मैं छीन के खा लूंगा, मेरे पास पावर है, यू प्ले विद मी, आई विल पिक यू अप. एब्सोल्युटली. तो आप मुझे बताइए, चाइना कितने हैवी स्टेक्स है वेनेजुएला में. चाइना का HQ9 भी इनके कब्जे में आ गया. अभी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी भी पता करेंगे, क्या ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में, उसको रशिया का साथ भी करेंगे, और चाइना की इन्वेस्टमेंट भी है. चाइना ने क्या कर लिया? बहुत सारे सवाल उठ गए सर यहाँ पे. मतलब दिस इज अ मैटर जहाँ पे हंसी नहीं आनी चाहिए मगर हंसी आ रही है, क्योंकि
it is not in anyone's control right now. It is only in Trump's control and nobody else's. सर ऐसे इन्वायरमेंट में मिडिल पावर्स लाइक इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड कर पाएंगे? आई थिंक आज गवर्नमेंट को इसी के ऊपर नींद नहीं आ रही होगी, बिकॉज रीजन इज आपकी ट्रेड डील तो हो नहीं रही यूएस के साथ, और रशिया का साथ आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज डिपेंडेंसी बहुत है. 70% फौज की जो इक्विपमेंट है रशियन है. अगर आप सुखोई भी ले लो, T-90 टैंक जो भी ले लो आप, तो यू कैन ओनली होप कि रशिया और यूएसओ की जो रिलेशन इंप्रूव हो जाए. यू कैन होप फॉर अ चर्निंग इन जियो पॉलिटिक्स वेयर यूक्रेन वॉर एंड्स and Russia and the US have a working relationship. But I don't they see can't that be coming friends. to an end. They can't be friends. No, it'll end. It will end because Trump ने ठान लिया इसको खत्म करने के लिए, because Trump यूक्रेन में अपना बिजनेस चलाना चाहता है. He wants to send his American companies for reconstruction of Ukraine. Sir, he wants to send for all the minerals. He want to make Trump towers in Ukraine. Yeah, and इसको रेयर अर्थ एलिमेंट, तो वो गजा की लड़ाई उसने क्यों रुकवाई? बिकॉज उसके बिजनेस इंटरेस्ट है वहां पे, उसका जो माइनिंग है, ऑयल है, गैस है, सब है वहां पे. सही बात है. इसको आज जो हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है, उसको वहां पे 3 अमेरिकन कंपनीज काम कर रही है एक्सप्लोरेशन की. तो अब तो आपको इसको पूरा आपको मेडिटेरेनियन सी का एरिया मिल रहा है. सो व्हाई शुड नॉट? सो आप देखो, ही इज ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट. उसको पाकिस्तान में क्यों इंटरेस्ट है? रिसोर्सेज. बिकॉज क्रिप्टो करेंसी का अपना खोल रहा है वहां पे जो उसके अपने फैमिली इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पे. सो और इंडिया में उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज इंडियंस आर नॉट गिविंग हिम स्पेस. सो इसीलिए मेरा ये है कि इसको फॉरेन पॉलिसी वेदर जो आपको नींद नहीं आ रही है, आपको अब अपना जागना है और आपको रिकॉग्नाइज करना है दैट हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन द वर्ल्ड, एंड आपको उसके साथ अलाइन करना है अपने आप को, वेदर यू लाइक इट और नॉट. चाहे आपकी ईगो के लिए है कि नहीं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने जी सीज फायर कराया, जी आप ही ने कराया, एंड आई एम नॉमिनेटिंग यू फॉर द नोबेल प्राइज. पर मुझे एक चीज बताइए, अगर इसको मोदी बोल देते हैं उसको दैट आई एम नॉमिनेटिंग यू फॉर द नोबेल पीस प्राइज, तो पाकिस्तान कहां जाता मुझे बताइए. आज पाकिस्तान ने वो पता खेल दिया. इसको दिस मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बट आई से दैट व्हाई नॉट. इसको माय आंसर इज व्हाई नॉट, एंड व्हाट हैज प्रिवेंटेड यू फ्रॉम डूइंग इट? whom are you scared of? No, whom are you scared of? कि भाई अगर आपने बोल भी दिया कि मैंने सीज फायर, या ट्रंप ने उसको सीज फायर कराया, उसने उसकी मदद की, हम ग्रेटफुल है ट्रंप के लिए, आपने इतना भी नहीं बोला, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई. ही इज अ मैन विद अ सुपर ईगो. आई एम a student of emotional intelligence. I have done my PhD in emotional intelligence. I have done a lot of research. I can tell you how it works on minds of people. I am also neuro-linguistic programming life coach. So I know how the sensitives actually work in the human mind. So you have to read the person, you have to read his mind, and you have to frame your strategy accordingly. बट सर ये भी तो हो सकता है ना कि यूएस का इसमें कोई एज सच रोल था ही नहीं इतना बड़ा, तभी मोदी ने डायरेक्टली ये ना बोला हो कि भाई जब तेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो तू क्यों बेखाम में बीच का बिचौला बन रहा है. ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, दिस इज इन वेरिएशन टू द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड. उसका रोल था यूएस का, इसका रोल था यूएस का. चाहे पाकिस्तान गया हो यूएस के पास और उसको बोलो कि भाई भारत को बोलो बंद करेगा, ये करेगा, तो इसको यूएस ने बोला होगा कि इसको यूएस ने भी स्टेटमेंट दिया था कि दिस वॉर शुड कम टू एन एंड, दिस दैट, और वो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे बात तो हो ही रही थी. नहीं सर, इस चीज़ को इस तरीके से भी लिया जा सकता था कि, बट वही है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प प्लेड हिज कार्ड
Pakistan played their own card, right? And in the entire situation, as a leader of a nation, हो सकता है कि नहीं, पर the आप thought मुझे एक process चीज might have बताओ, been different. इसको आपने पाकिस्तान को पनिश करना था तो आपने लड़ाई क्यों रोकी? इसको मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने 4 दिन बाद क्यों रोकी, 6, 7, 8 दिन चलने देते, देखते हैं उसका और क्या मजा है। अब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर कार्ड खेला यहाँ पे, एंड इसको यूएस ने इंडिया को वार्न किया कि भाई इसको रोक लो, अदरवाइज इट मे कॉन्फिगरेट इनटू अ वेरी वेरी लार्ज काइंड ऑफ अ थिंग। सर देखो, ये तो सबको पता है, यहाँ पे भी यूएस ने एक बहुत ही गंदा गेम खेला इंडिया के साथ। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। देखिए, it is. इसको पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्सटेंट, एनी लिमिट। राइट, हम मरेंगे, आपको भी लेके डूब के मरेंगे, वाली बात है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अगर स्ट्राइक करता, क्या उसको इंडिया नहीं उसको ठोक सकता था? सर हाथों हाथ। हाँ, तो और अगर इंडिया का आप कुछ किलोमीटर का आप इसको एरिया को नष्ट करोगे तो पाकिस्तान तो पूरा खत्म हो जाएगा। So it is a foolhardy way of doing it. This nuclear card will not work with India. This will not work with India. Indus water. But ये global politics में तो बहुत important global politics में इसलिए होता है important because ultimately it is the leadership who has to take this call, and people will remember कि भाई भारत के इतना नुकसान हुआ because of the wrong policies of the government. So इसलिए government is also very careful when it deals with these things. Sir, before we come to an end to today's conversation, मुझे मतलब I really enjoy such conversations when there are more facts than conversations which don't make sense. अगर इंटरनेशनल लॉज और रूल्स इतने सिलेक्टिवली अप्लाई होते रहेंगे आने वाले टाइम में, हम ग्लोबल पीस की बात कैसे कर सकते हैं? हम कैसे ग्लोबल पीस मेंटेन कर पाएंगे फ्यूचर में? मतलब जिस तरीके से चल रहा है, इतने सिलेक्टिवली रूल्स और पावर का मिसयूज हो रहा है, राइट? वेयर इज द ग्लोबल पीस? सी, peace is the biggest casualty when such kind of disorder is there in the world. So I would actually call it the world, a global world disorder is going on right now. Because why did the Gaza war get prolonged to an extent that 70,000 people were killed? Why pressure did not work on Netanyahu? And why Venezuela happened? Tomorrow Taiwan will happen. Tomorrow other areas will get impacted in Africa, where these wars, civil wars are going on for ages. Right. सीरिया के साथ क्या होगा, इसको इजराइल का जो है वहाँ पे. So all these are larger questions, and as you rightly said, that it's very, very sad to conclude by saying that this is not an era of peace. वो स्टेटमेंट जो है कि दिस इज एन एरा ऑफ पीस, आई डोंट टेंड टू एग्री विद व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 years. This is an era of war. And more war is and coming. More and more wars. So, but the lesson at the end of the day is make yourself strong, make yourself capable to be able to fight the war. Wow. Thank you so much, sir, for being here on this platform, being a misfit and sharing all the insights. I am 110% sure that जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को देखेगा वो इस कॉन्फ्लिक्ट को तो समझेगा ही, साथ ही साथ वो उन चीज़ों को भी समझेगा जो आने वाले टाइम में हो सकती हैं और होने वाली हैं.
and I think people should prepare themselves Yes. for the future and for the war that is to come. No, absolutely, I agree with you. And it was a pleasure, Dhruv, to be on your show, on your program. Very searching questions. And I am sure the audience is going to benefit a lot, from our conversation. Thank you very much, Jay. Thank you so much, sir.